हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था। लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में आपको ये बताया गया था कि लायोफिलिक कोलाइड्स जो हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम, वेयर एज लायोफोबिक कोलाइड्स जो हैं दे आर नॉट attracted or they don't have any affinity towards the dispersion medium. तो आज के टॉपिक में हमारा जो है वो है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, गोल्ड नंबर के बारे में बात करेंगे और और भी बहुत सारे टॉपिक जो इससे रिलेटेड हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव कोलाइड के बारे में बात करते हैं। जब हम लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड के डिफरेंसेस पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि लायोफोबिक कोलाइड जो हैं वो स्टेबल नहीं होते। अगर आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो ना तो इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो इनकी प्रेसिपिटेशन को अगर प्रिवेंट करना चाहते हो तो आपको इनमें स्मॉल अमाउंट लायोफिलिक कोलाइड का डालना चाहिए, जैसे कि गम, सोप्स, जेलेटिन एक्सेट्रा। अगर आप लायोफोबिक कोलाइड में, ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड में जो कि इतने स्टेबल नहीं होते और स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही उनको प्रेसिपिटेट कर देता है, अगर आप उनमें लायोफिलिक कोलाइड जैसे कि गम, सोप, जेलेटिन एक्सेट्रा ऐड कर देते हो तो जो लायोफोबिक कोलाइड है उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है, उनकी प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं होती। तो इसका मतलब कि लायोफिलिक कोलाइड ने लायोफोबिक कोलाइड की प्रोटेक्शन करी है प्रेसिपिटेशन से। सो लायोफिलिक कोलाइड को हम कौन से कोलाइड कहते हैं? प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर। आगे है गोल्ड नंबर क्या होता है। ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव कोलाइड की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक नंबर होता है जिसे गोल्ड नंबर कहा जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि जो लायोफिलिक कोलाइड है या प्रोटेक्टिव कोलाइड है वो कितने मिलीग्राम आपने 10 ml ऑफ गिवन सोल में डाली। यहाँ पे जो गिवन सोल है वो रेड गोल्ड सोल है, रेड गोल्ड सोल है। तो गोल्ड नंबर में कहा गया कि प्रोटेक्टिव कोलाइड की जो एफिशिएंसी है उसको गोल्ड नंबर से मेज़र करते हैं। तो कितने मिलीग्राम आपने लायोफिलिक कोलाइड 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल में डाली, जब इसमें आपने 1 ml रेड गोल्ड सोल में 1 ml 10% NaCl यानी इलेक्ट्रोलाइट डाला था। तो आपको अभी अभी बताया कि जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं अगर उनमें आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो कितने मिलीग्राम आपने लायोफिलिक कोलाइड डाला ताकि लायोफोबिक कोलाइड जो कि रेड गोल्ड सोल ली है हमने 10 ml उसकी प्रेसिपिटेशन ना हो या वो कोगुलेट ना करे। तो जितने मिलीग्राम आप लायोफिलिक कोलाइड को डालते हो लायोफोबिक कोलाइड की प्रोटेक्शन करने के लिए ताकि उसकी प्रेसिपिटेशन ना हो, तो उसको उसका गोल्ड नंबर कहा जाता है। जितनी कम क्वांटिटी में आप लायोफिलिक कोलाइड डालते हो उतना कम गोल्ड नंबर होता है और उतनी ही अच्छी प्रोटेक्टिव कोलाइड ये मानी जाती है। जैसे कि जेलेटिन जो है उसका गोल्ड नंबर बहुत ही कम है, तो इसलिए ये एक अच्छी प्रोटेक्टिव कोलाइड है। और पोटैटो स्टार्च का जो गोल्ड नंबर है बहुत हाई है और इसका प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो लीस्ट है। किसको प्रोटेक्ट करना है? लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करना है। किससे? प्रेसिपिटेशन से। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। तो जो गोल्ड नंबर है उसको गोल्ड नंबर क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें आपने 10 ml रेड गोल्ड सोल लिया और उसमें आपने 1 ml 10% NaCl
इलेक्ट्रोलाइट डाला, यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसने इसकी प्रेसिपिटेशन कर देनी है। और ये वाली जो कोलाइड है लायोफोबिक है, तो आप इसमें क्या डालते हो, लायोफिलिक कोलाइड डालते हो, ताकि रेड गोल्ड सोल की प्रेसिपिटेशन ना हो। तो ये मिलीग्राम्स में नॉर्मली डाली जाती हैं। तो इसलिए चूँकि ये फिनोमेना रेड गोल्ड सोल के साथ फाइंड आउट किया गया था, तो इस डेफिनेशन को गोल्ड नंबर के नाम से जाना गया। तो लायोफिलिक कोलाइड जो है जितनी कम पड़ेगी उतनी ही बेटर इसकी प्रोटेक्टिव एक्शन होगा। ठीक है, ये गोल्ड नंबर था, ये एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा आता रहता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास बेस्ड अपॉन हार्डी-शूल्स रूल है। बेस्ड अपॉन हार्डी-शूल्स रूल है, जो कि मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था। उसने कहा कि आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड वो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की कोगुलेशन जो है सबसे फास्टर करेगा। तो हार्डी-शूल्स रूल में कहा गया था ग्रेटर द वैलेंसी फास्टर द कोगुलेशन। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्ट हमने देखना है। नेगेटिवली चार्ज पार्ट देखेंगे तो KCl में Cl नेगेटिव है, और FeCl3 में 3Cl नेगेटिव है। K4FeCN6 में FeCN6 के ऊपर 4 वैलेंसी है, 4 नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर FeCN6 3 नेगेटिव है। तो किसकी ग्रेटर वैलेंसी है? K4FeCN6 की। तो इसका मतलब ये जो K4FeCN6 है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की कोगुलेशन को सबसे फास्ट करेगा। ठीक है, ये हार्डी-शूल्स रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि अब टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट मतलब कि ज़्यादातर सरफेस केमिस्ट्री के करवा ही दिए हैं मैंने, तो अब क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैंने इसमें काफ़ी बनाए होंगे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। ये आगे इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ तक। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिनोमेना विच टेक्स प्लेस व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल इज एडेड टू गोल्ड सोल। चूँकि इसमें सरफेस केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल, तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में ये जो चैप्टर है इसको करवाने की कोशिश की है। पहले आपको ऑफ कोर्स टॉपिक्स डिटेल में बता दिए हैं। तो कहता है कि ये फिनोमेना को एक्सप्लेन करो जब फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को गोल्ड सोल में डाला जाता है, क्या होता है। तो बताना है कि गोल्ड सोल मैक्रोमोलिकुलर है या मल्टीमोलिकुलर कोलाइड है। फेरिक हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जब इसको गोल्ड सोल में डालते हैं तो गोल्ड सोल जो है पहले तो रेड कलर की है, इसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है। तो इसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है, इसका मतलब कि इसका जो साइज़ है, रेड गोल्ड सोल के पार्टिकल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इनके कोलाइडल पार्टिकल का साइज़, रेड गोल्ड सोल के कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप फेरिक हाइड्रोक्साइड को डालना कंटिन्यू रखेंगे तो गोल्ड पार्टिकल जो हैं फिर तो प्रेसिपिटेट ही हो जाएंगे, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमने जेल के बारे में पढ़ना है कि जेल क्या होती है। एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें लिक्विड डिस्पर्स फेज है और सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम है, उसको जेल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है, मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ, प्रोसेस चीज़, जो कि आपको पता है चीज़।
तो उसमें लिक्विड जो है वो डिस्पर्स फेज है और सॉलिड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। ये कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा जो आपने नहीं देखा वो गम अरेबिक नहीं देखा, जेलेटिन शायद देखा हो, एगर, सिलिसिक एसिड, फेरिक हाइड्रोक्साइड शायद देखा हो। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं जेल की, ये रिजिड स्ट्रक्चर है। आपने कई बार सुना है शेविंग जेल है, टूथपेस्ट का जेल है। तो इन सब में लिक्विड जो है डिस्पर्स फेज होता है और सॉलिड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है। जब जेल को आप स्टैंड करने के लिए रख देते हो, मतलब कि रख देते हो, तो ये अपना इंटायर लिक्विड यानी कि डिस्पर्स फेज को, जिसको इसने हेल्ड किया हुआ था, उसको लूज़ कर देती है। तो जेल जो है श्रिंक कर जाती है। इस फिनोमेना को सेनेरिसिस या वीपिंग कहते हैं। मतलब जेल रोने लग पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब कि नेचुरली कोई चीज़ सुकड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ किया है, वीपिंग या सेनेरिसिस। कुछ जेल जैसे कि सिलिका, जेलेटिन, ये लिक्विफाई भी कर जाती हैं। ठीक है, थोड़े बहुत स्पेलिंग अगर गलत हो तो ठीक कर लेना। कुछ जेल जैसे कि सिलिका, जेलेटिन लिक्विफाई भी कर जाती हैं अगर आप उनको मैकेनिकली शेक करो, और वो अपना जो सेमी सॉलिड जेल स्ट्रक्चर है वो लूज़ कर देती हैं। तो अगर उनको फिर अलाउ करो स्टैंड करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा, तो उनका जो जेल स्ट्रक्चर है वापस आ जाता है। तो जेल स्ट्रक्चर जब वापस आ जाता है तो इस फिनोमेना को थिक्सोट्रॉपी कहा जाता है। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं, बट ये वाला सेनेरिसिस, वीपिंग, थिक्सोट्रॉफी, बट लेकिन अब आपको डेफिनेटली एमसीक्यूज़ भी तो करने ही होते हैं ना। ओके, आगे इमल्शंस पे आ जाते हैं कि इमल्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। इमल्शन एक कोलाइडल सोल का एक टाइप है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो इमल्शन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, जैसे दूध। ठीक है, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए आप दो लिक्विड को स्ट्रांगली मैकेनिकली मिक्स कर सकते हो, लेकिन कोलाइडल मिल की हेल्प से। तो उस कोलाइडल मिल को होमोजेनाइज़र कहते हैं। इमल्शन को प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन स्टेबल इमल्शन नहीं बनती, क्योंकि अगर आप इसको होमोजेनाइज़र के साथ कोलाइडल मिल में डाल के मिक्स कर भी देते हो, तो रखते हो, तो थोड़ी देर के बाद वो दोनों लिक्विड जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। जैसे तेल और पानी को मिक्स करते हो और उसको शेक करते जाओ, ज़ोर ज़ोर से पागल हो जाओ शेक करते 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 करते, या किसी मशीन में शेक कर लो, कोलाइडल मिल में शेक कर लो, बट फाइनली 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप देखोगे कि वाटर और ऑयल एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए हैं। तो स्टेबल इमल्शन ऑब्टेन करने के लिए आपको इसमें बाहर से एक सब्सटेंस डालना पड़ता है, जिसे इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं। तो इमल्सीफायर जो इमल्सीफाइंग एजेंट होता है, ये क्या करता है कि कोलाइडल सोल को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, गॉट इट। सिंपल सिंपल से टॉपिक है। तो आगे हैं कि सोल्स, कोलाइडल सोल्स और इमल्शन में डिफरेंस क्या है। वेरी सिंपल, इमल्शन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, पर सोल में डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, पर डिस्पर्स फेज जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और डिस्पर्स पार्टिकल का जो साइज़ है इमल्शन में, वो कोलाइडल सोल के पार्टिकल के कंपैरेटिवली लार्जर होता है। सोल्स, कोलाइडल सोल्स बनाने के लिए, लायोफिलिक कोलाइड्स बनाने के लिए कोई स्टेबलाइज़र नहीं चाहिए। हालांकि लायोफोबिक कोलाइड बनाने के लिए आपको स्टेबलाइज़र चाहिए, लेकिन इमल्शन बनाने के लिए तो 100% आपको स्टेबलाइज़र चाहिए, और इस स्टेबलाइज़र का नाम है एमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, इमल्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ना है। 2 टाइप्स होती हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन और दूसरी होती है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर इमल्शन, जो पहला पार्ट है, जो ओ ऑयल इन वाटर, जो पहला पार्ट है वो डिस्पर्स फेज है, जो दूसरा पार्ट है वो डिस्पर्शन मीडियम है। दैट्स ऑल।
यानी कि ऑयल डिस्पर्स फेज है और जो वाटर है डिस्पर्शन मीडियम है। इस तरह की इमल्शन को हम क्या कहते हैं, ऑयल एंड वाटर इमल्शन कह देते हैं। और दूसरी जो टाइप है वाटर इन ऑयल इमल्शन है। वाटर इन ऑयल इमल्शन में जो वाटर है डिस्पर्स फेज है और जो ऑयल है वो डिस्पर्शन मीडियम है। तो ऑयल इन वाटर की एग्जांपल दूध है, वैनिशिंग क्रीम है, ठीक है। वैनिशिंग क्रीम आपको पता ही होगा, मम्मा से पूछ लेना आपने। वाटर इन ऑयल इमल्शन में बटर है, कॉड लिवर ऑयल है, ये एग्जांपल है वाटर इन ऑयल इमल्शन की। इमल्सिफायर का रोल क्या है, ये इमल्शन को स्टेबलाइज करता है। ये क्या करता है कि इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करता है दो लिक्विड्स के बीच में। तो इस तरह से जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं अगर आप इमल्सिफायर को डाल देते हैं। इमल्शन यूजुअली तो अनस्टेबल होती हैं, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए आपको इमल्सिफायर जो है वो डालना चाहिए। ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ऑयल और वाटर के इंटरफेस में। अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी इमल्शन का नाम ऑयल वाटर इमल्शन है, और ये प्रोटेक्टिव फिल्म बना देते हैं ऑयल ड्रॉप्स के आसपास और उनको कोगुलेट या क्लोज आने से प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से जो ऑयल के पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं वाटर में और कोगुलेट नहीं होते, और जो इमल्शन है वो स्टेबलाइज रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो मल्सीफाइंग एजेंट है ये इंटरफेशियल टेंशन ऑयल और वाटर के बीच में जो है उसे डिक्रीज कर देती है, और इस तरह से इमल्शन जो है आपकी हाईली क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। इमल्शन की प्रॉपर्टीज़ कोलाइडल सोल जैसी होती हैं। ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनिन मूवमेंट शो करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करते हैं, कोगुलेशन शो करते हैं। और इनका जो पार्टिकल का साइज़ है 1000 ऑंगस्ट्रॉम से लेके 10,000 ऑंगस्ट्रॉम है। थोड़ा सा कोलाइडल सोल के कंपैरेटिवली लार्जर होता है, क्योंकि उसमें कोलाइडल सोल में 10 ऑंगस्ट्रॉम से 10,000 था, इसमें 1000 से 10,000 ऑंगस्ट्रॉम है। इमल्शन को अगर आप दो सेपरेट लिक्विड में ब्रेक करना चाहते हो, क्योंकि इमल्शन में हमने कहा डिस्पर्स फेस भी लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। अगर आप दोनों पार्ट्स को अलग करना चाहते हो तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन की हेल्प से आप इनको अलग कर सकते हो। तो जैसे कि क्रीम को मिल्क से निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन से, आपके मम्मा घर में मिक्सर ग्राइंडर में दूध में से दूध की दही जमाते हैं, दही से लस्सी बनाते हैं, लस्सी में से क्रीम निकालते हैं, क्रीम का मक्खन बनाते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं। तो ये सारा कुछ दूध से निकलता है ना, तो ये अल्टीमेटली मिक्सर ग्राइंडर के प्रिंसिपल पे बेस है। मिक्सर ग्राइंडर किसके प्रिंसिपल पे बेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, बोलो है। अच्छा चलो क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर आप इमल्शन को कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड में, यानी कि दोनों उसके डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को अलग करना चाहते हो, तो इस फिनोमेना को डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। और अगर आप इमल्शन की टाइप को टेस्ट करना चाहते हो कि ये ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, तो हमारे पास पहला मेथड है माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोप के नीचे इमल्शन को रखो और उसमें कुछ ड्रॉप्स वाटर की डाल दो। अगर वाटर उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया तो ये इमल्शन ऑयल इन वाटर है। ऑयल इन वाटर में वाटर डिस्पर्शन मीडियम होता है, तो डिस्पर्शन मीडियम में आपने बाहर से कुछ ड्रॉप्स वाटर की डाली हैं, तो ये डिस्पर्शन मीडियम में ये भी एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह की इमल्शन को हम ऑयल इन वाटर जो है इमल्शन कहते हैं। और अगर वाटर की ड्रॉप जो है सॉलिबलाइज नहीं होती इस तरह के इमल्शन में, तो फिर उसे वाटर इन ऑयल इमल्शन कहा जाता है। कंडक्टेंस मेथड में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट को बाहर से डाल दो, अगर कंडक्शन इमल्शन की इंक्रीज़ कर गई है तो ऑयल इन वाटर है। मतलब ऑयल इन वाटर, वाटर में जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है ना, वाटर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। तो लेकिन अगर कंडक्शन इंक्रीज़ नहीं करती तो फिर वो कौन सी इमल्शन होगी, वाटर इन ऑयल। तीसरा मेथड है डाई मेथड।
डाई मेथड में कलर आपने डालना होता है। तो आपके पास दो तरह के कलर होते हैं, ऑयल सॉलेबल होते हैं, वाटर सॉलेबल होते हैं। आप ऑयल सॉलेबल ले लो। ऑयल सॉलेबल को आपको नहीं पता कि आपके पास इमल्शन कौन सी है, आपने ऑयल सॉलेबल डाई को इमल्शन में डाल दिया। अगर ये डाई पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गई है उसमें, तो इसका मतलब कि जो इमल्शन है वाटर इन ऑयल है, क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम जो है वो ऑयल है। तो डिस्पर्शन मीडियम में ऑयल सॉल्युबल डाई जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, सॉल्बलाइज्ड हो जाएगी। नहीं तो इमल्शन का नाम क्या होगा? ऑयल इन वाटर होगा। इमल्शन के इतने बेनिफिट हैं, तो इमल्शन के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पेट्रोलियम पानी के साथ इमल्शन बनाता है। पेट्रोलियम के वेल्स यानी कि कुएं, जहाँ से मतलब कि बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं रिसर्च करते रहते हैं और पेट्रोलियम के कुएं ढूंढते हैं ताकि उनको पेट्रोल मिल जाए। लेकिन अगर वहाँ पे इमल्शन मिल जाए, तो पेट्रोलियम के साथ वाटर भी मिल जाए, तो उनको सेपरेट आउट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। अगर अकेला ऐसा कुआं आपको मिल जाए, मतलब साइंटिस्ट आप बन गए हो, आप अज्यूम कर लो आप केमिकल इंजीनियर बन गए हो, केमिकल साइंटिस्ट बन गए हो, आपने एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में कर ली है, ठीक है। तो आपने पेट्रोलियम वेल को सर्च किया आपकी टीम ने। तो अगर उसमें इमल्शन है यानी कि वाटर भी है साथ में, तो फिर डेफिनेटली ये पेट्रोलियम वेल आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा, और जितना भी पैसा सरकार ने लगाया इसको ढूंढने के लिए या कंपनी ने लगाया आपकी, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर पेट्रोलियम वेल लोन मिल जाता है, अकेला मिल जाता है, इमल्शन की फॉर्म में नहीं मिलता, तो ये पेट्रोल आपके काम आएगा और कंट्री के काम आएगा। इसके अलावा डेज़र्ट है, वहाँ पे पानी का कुआं मिल गया, ठीक है। पानी पानी का कुआं मिल गया रेगिस्तान में, लेकिन वहाँ पे पेट्रोलियम के साथ मिला है, और मतलब वो जो इमल्शन की फॉर्म में मिला है वो पानी ऑयल इन वाटर इमल्शन मिला है। तो अब उसमें से पेट्रोलियम को सेपरेट आउट करना डिफ़िकल्ट है, मतलब पैसे ज़्यादा लगेंगे। इससे अच्छा तो बिसलरी वाटर की बॉटल बाहर से मंगा के वो पी लो, तो इट्स अनफिट फॉर यूज़। गॉट इट। डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हमारे लिए इमल्शंस की हो सकती हैं? बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल। आप कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल मार्केट से ख़रीदने जाओ, हल्के पेल येलो कलर का होता है, उसके अंदर लिक्विड सा, ऐसे स्क्वीज़ करो ना, उसको प्रेस करो, ऐसे प्रेस हो जाता है। ऐसे ही जब आप एक भाप लेने वाला कार्बोल कैप्सूल होता है ग्रीन से कलर का, ऐसे बी कम्प्लेक्स के भी कुछ कैप्सूल्स होते हैं जो कि मल्शन की फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज ऐसे जो मेडिसिन्स हैं रेडिली एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप मैं आपको करा चुका हूँ बहुत डिटेल में, तो अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। मिल्क एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी डाइट का, ये भी इमल्शन है, ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है, यानी कि दूध में ऑयल वाटर के साथ, लेकिन इसमें हमें कोई इमल्सीफाइंग एजेंट नहीं डालना पड़ता, ये कुदरत की देन है। ये ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है ये हमारे लिए यूज़फुल है, और हमारी डाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपको सेकंड लेक्चर में करा चुका हूँ, ये भी इमल्सिफिकेशन का एक क्या है एप्लीकेशन है। भी देखो, जो चीज़ पहले 10-10 मिनट लगा के कराई है वो दोबारा तो नहीं कराएंगे, तो ये मैंने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपको करवाया था। वैसे भी 9th में है, 10th में भी है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए, तो उसमें भी इमल्सिफिकेशन बहुत हेल्प करती है सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए उसकी इम्प्योरिटी से। फैट्स की डाइजेशन इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन की वजह से होती है। इंटेस्टाइन में इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ़ैट्स को इमल्सिफाई कर देते हैं, और इमल्सिफिकेशन होने के बाद फ़ैट्स जो हैं इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
क्लियर है इजी इजी तो है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस इसके बनाए हैं। आगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है। मैंने फिर से आपको मैं बता दूं कि ये पेज नंबर 26 और 27 में मैंने डिटेल में कराया हुआ है। तो आप अपने नोट्स निकाल के देखो, पेज नंबर 26 और 27 आपको टैप्स आपको स्कैन करके सारे नोट्स आए हुए हैं ना। उसमें जब पेज नंबर ऐसे जैसे ये 65 लिखा है, पेज नंबर 26 27 जिस पे लिखा होगा, आपने अपनी कॉपी पे मेरे ख्याल से ये चैप्टर नहीं लिखा, शायद प्रिंट करवा रहे हो आप, तो वहाँ पे पेज नंबर 26 27 जहाँ पे आएगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बड़ी डिटेल में बताया हुआ। अब हमने एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़नी है। मेडिसिन्स जो है कोलाइडल फॉर्म में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी टिश्यू से, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं। सीवेज की सीवेज को डिस्पोज ऑफ करना है, तो कोलाइडल पार्टिकल, डर्ट, मड, आपको पता ही है ना कि झाड़ू मारने वाली जो गली में आती है, आपकी कॉलोनी में झाड़ू मारने वाला जो आता है, जो कि क्लींजिंग इंजीनियर होते हैं, यानी कि हमारी गली को साफ़ करते हैं, तो वो डर्ट मड ऐसे साइड पे लगा देते हैं और कुछ हिस्सा गटर के अंदर भी चला जाता है। तो ये जो डर्ट मड होती है इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो ये सीवेज वाटर के अंदर भी, वैसे भी आप घर में वॉश बेसिन यूज़ करते हो, फ्लश यूज़ करते हो, तो कितनी सारा डर्ट मड आप अपने हाथ साफ़ करते हो, डर्ट मड घर में आके नहाते हो तो साबुन, डर्ट मड, कितना सारा कुछ जो है सीवेज के वाटर में चला जाता है। तो उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो वो क्या करते हैं, जब ये वाटर जब बड़े बड़े यूनिट्स में जाता है तो वहाँ पे उन्होंने हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, और प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो डर्ट पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज होके नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से हम उनको रिमूव कर लेते हैं। पानी को प्योरीफाई भी कर सकते हैं। विलेजेस में ये बड़ी कॉमन बात थी। आपने जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में, उनको क्या करना है, उनको रिमूव करना है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो जैसे कि एलम। तो जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको एलम का, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का Al3+ जो है, वो उनको कोलाइडल पार्टिकल की इम्प्योरिटी को, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करके वो कोलैस कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल की इम्प्योरिटीज़ जुड़ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। फिर आप फ़िल्टर कर लो, फ़िल्टर कर लोगे तो पानी साफ़ हो जाएगा। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, रेफ़र पेज 28 29। ये देखो कितनी बार आया, इसका मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, कहो ना प्यार है, फिल्म देखी होगी आपने, नहीं देखी, ऋतिक रोशन की। तो डेल्टा के ऊपर अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। ये रिवर्स होती हैं, ये रिवर है, इसमें बहुत सारी डर्ट होती है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ये सी वाटर में कहीं ना कहीं तो मिलेगी, ये सी वाटर है, ठीक है। सी वाटर में बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सी वाटर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये जो डर्ट और इम्प्योरिटीज़ हैं, दे हैव चार्ज, इनके ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइट इनके ऊपर एक्ट करता है, इनको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब इनको न्यूट्रलाइज कर देता है तो ये नीचे सेटल होना शुरू हो जाते हैं, नीचे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो मे बी 1000 ईयर के बाद, मे बी, मुझे नहीं पता, 500 साल लग सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कि इम्प्योरिटीज़ कैसी आ रही हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है। और इलेक्ट्रोलाइट, समंदर तो इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो
ये इलेक्ट्रोलाइट जब इनको न्यूट्रलाइज कर देता है इस इम्प्योरिटीज़ को, तो वो समुंदर के बेड पे और रिवर के बेड पे ऐसे बैठना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बैठना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है कि ये नज़र आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, वो इनके ऊपर हीरो हीरोइन को डांस भी करवा देते हैं, है ना। ये डेल्टाज होते हैं, इनको डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं। तो डेल्टा फॉर्मेशन होने की वजह से जो रिवर वाटर है उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से डेल्टा फॉर्मेशन जो है वो बनती है। ये मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे होता है। ठीक है, ये आप रीड करोगे तो आपको समझ लग जाएगा। हम स्मोक, चिमनी का जो धुआं है उसको भी क्या कर सकते हैं, चिमनी के धुएं के अंदर बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स होते हैं जो कि कार्बन ही होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। ठीक है, तो चिमनी जो है खास करके क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर, ये क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर है। मुझे साल के एंड में बताना कि कितने टीचर्स ने ये चैप्टर करवाया। वो कहते हैं आसान बहुत है, अपने आप कर लो। पर आप बताओ कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल हैं जो टीचर को ही बतानी पड़ती हैं। क्वार्टल प्रेसिपिटेटर हैं, तो क्वार्टल प्रेसिपिटेटर में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये चिमनी है। ठीक है, चिमनी है। तो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, बहुत सारा धुआं इसमें से निकलेगा। तो कार्बन के पार्टिकल हैं ये। सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज करके ये न्यूट्रलाइज होके नीचे बैठ जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी, फ्लॉकुलेशन, मतलब जम के नीचे बैठ जाएगा। फ्लॉकुलेशन का एक और क्या नाम था, कोगुलेशन। कोगुलेशन और फ्लैकुलेशन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगा। तो भाई कार्बन इकट्ठा हो गया है, इसको बेच भी सकती है फैक्ट्री, ये इस कार्बन को रिसाइकल कर सकती है। इस कार्बन को मार्केट में, मतलब कि जैसे टायर इंडस्ट्री में कार्बन रिक्वायर्ड होता है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे कार्बन की ज़रूरत होती है, तो ये कार्बन आप बेच सकते हैं। तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर आप सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं। आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आप बारिश भी करवा सकते हैं, सूखा पड़ गया ना, बारिश भी करा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अमृतसर में मत कराना। आप बारिश कराने की कोशिश करोगे तो पता लगे लाहौर में हो गई है, पाकिस्तान में हो गई है तो इंडिया के सेंटर में जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे करा लेना। पर ये हवाओं के रुख से बारिश इधर उधर भी हो सकती है, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकता है इधर उधर, ये इसकी ड्रॉबैक है। पर मैं आपको बताता हूँ कि बारिश कैसे होती है। जो बादल हैं, अज्यूम कर लीजिए कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वाटर के एयर में डिस्पर्स्ड हैं। उनके ऊपर ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को फेंक दो, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जब वो ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर के पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे आएंगे। नीचे तो फिर नीचे मतलब ज़मीन पे ही आएंगे ना। ठीक है, नीचे आएंगे, ज़मीन पे आएंगे तो वाटर ड्रॉप्स बन जाएंगी, बिगर ड्रॉप्स बन जाएंगी। क्योंकि कोगुलेशन का कंसेप्ट ही ये है कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं आपस में ज्वाइन करके बड़े पार्टिकल्स बना देते हैं, और वो बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो डेफिनेटली बारिश बन के आपके सिर के ऊपर बरस सकते हैं। आई एम वेरी श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशंस करेंगे। तो एप्लीकेशन के बाद हम कैटलाइसिस तो कल करेंगे, लेकिन एप्लीकेशंस यहाँ तक हैं। तो मैं पहले ये भी करा दूँ कि जो स्काई है ब्लू कलर का क्यों होता है, ये 10th स्टैंडर्ड में शायद होता है। स्काई ब्लू कलर का इसलिए नज़र आता है
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोलाइडल डस्ट पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड होते हैं। तो जब सूरज की रोशनी इनके ऊपर टकराती है तो ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट होता है। तो टिंडल इफ़ेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब लाइट ऑर्डिनरी सोर्स से कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर टकराती है तो कौन सा कलर एमिट होता है? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर एमिट होता है, तो इसलिए जो आकाश है नीला नज़र आता है। तो इसके ऊपर हमारे पोइट्स ने बहुत सारे गाने बना दिए, नीला आसमान है, नीला नीला गगन, ऐसे करके। आई एम नॉट ए गुड सिंगर सो आई कैन नॉट सिंग फॉर यू गाइस, बट आकाश नीले रंग का होता है, तो उसका साइंटिफिक कंसेप्ट सरफेस केमिस्ट्री में हमने आपको बता दिया। इसकी एक और एप्लीकेशन है, कॉमेट्स के बारे में सुना होगा आपने, हेलीकॉमेट का नाम सुना ना, है ना? फिज़िक्स में शायद पढ़ते होंगे आप कॉमेट्स, फिज़िक्स, यहाँ 10th स्टैंडर्ड में भी कॉमेट था। कॉमेट की टेल आपको नज़र आती है, वो जो टेल होती है ना, टिंडल कोन होती है, तो वो भी लाइट को स्कैटर करता है। तो इसके अलावा जब आपके ब्लड निकलता है, जब आपको कोई चोट लग जाती है, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। ब्लड निकलता है जब आपको कोई चोट लग जाती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप उसके ऊपर फेरिक्लोराइड की, मतलब ऐसी ट्यूब, ऐसी ऑइंटमेंट लगाते हैं जिसमें फेरिक्लोराइड हो सकता है। तो वो फेरिक्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ब्लड एक कोलाइडल सोल है, जैसे हमने पीछे भी हीमोग्लोबिन डायलिसिस में पढ़ा था कि वो कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल इन नेचर होते हैं हीमोग्लोबिन के पार्टिकल। तो वो फेरिक्लोराइड को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ब्लड के पार्टिकल जो हैं वो कोगुलेट हो जाएंगे, और आपका जो जख्म है उसके ऊपर एक फाइबर फाइबर से बनने शुरू हो जाएंगे, जिसे आप कहते हैं कि इस तरह के धागे धागे से बनने शुरू हो जाएंगे, और आपको लगता है कि जो आपका जख्म है वो सूख गया है। आज मैं आपको इतना ही करवाना चाहूँगा, बाकी हम कल करेंगे। तो आई एम वेरी श्योर कि जितना मैंने आपको करवाया वो आपको समझ लग गया होगा। वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। आई एम वेरी श्योर यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी नाइसली। ये मैं आपको इसके नोट सेंड कर रहा हूँ और आपको वीडियो भी सेंड कर रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम हो तो शाम को 6:30 के बाद आपने मुझे कॉल करना है। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, लव यू ऑल, एंड केमिस्ट्री भी पढ़ा करो। सारे सब्जेक्ट बराबर पढ़ने चाहिए। ओके, लव यू।